हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपने जिस तरीके से हमारा सहयोग किया है, वीडियो को देखा है, तो हम आप लोगों के बहुत आभारी हैं। और आइए इस गुरुकुल चैनल पर एक नया वीडियो फिर से देखा जाए और उस पर चर्चा किया जाए। और आज का जो टॉपिक है वो केंद्र राज्य संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। और केंद्र राज्य संबंध ये हर एक परीक्षा से जुड़ा हुआ मैटर है और ऐसा कोई परीक्षा नहीं है कि जिसमें इसमें एक आध क्वेश्चन पूछे ना जाए, तो उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में शुरुआत करते हैं। केंद्र तथा राज्य के संबंध। केंद्र तथा राज्य के जो संबंध है, इसमें जो आर्टिकल्स दिया गया है वो आर्टिकल्स आपका 245 से लेकर के 293 तक है। 245 से लेकर 293 तक है। अब इसमें दो भाग आ जाते हैं, एक है भाग 11 और दूसरा है इसमें भाग 12। तो आपसे अगर पूछा जाए केंद्र तथा राज्य के संबंध में कितने भाग जुड़े हुए हैं, तो पहला भाग है 11, दूसरा भाग है 12। तो भाग 11 में जो आर्टिकल्स है वो 245 होगा। 200 यहाँ पर भी 245 लिखना होगा। 245 से 263 तक है। और भाग 12 में 264 से लेकर के 293 है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं, भाग 11 और भाग 12। तो आइए हम लोग भाग 11 के बारे में चर्चा करें। तो देखिए, अगर केंद्र तथा राज्य दोनों पहलू इसमें है, तो इससे एक चीज़ क्लियर है कि भारत आर्टिकल 1 के अनुसार, जैसे आपने पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। भारत राज्यों का संघ है। तो देखिए, इसमें दो तत्व आ गए। इसमें इस समय भारत में टोटल 28 राज्य है और यही 28 राज्यों का जो समूह है, उसी समूह को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे संघ के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान में संघ शब्द का प्रयोग है, संघीय शब्द का प्रयोग नहीं है। अर्थात यूनियन शब्द बार बार लिया गया है, लेकिन संविधान में फेडरल शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं मिलता है। तो ये आपका राज्यों का संघ है। और आप ये भी सुने होंगे कि भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था, और संघात्मक व्यवस्था में आप कह सकते हैं कि ये कनाडा के संविधान से प्रभावित है। कनाडा के संविधान से प्रभावित है, संविधान से लिया गया है। तो संघात्मक व्यवस्था में दो तत्व आते हैं। पहला जो है वो राज्य हो गया और दूसरा जो हो गया केंद्र हो गया। और इन्हीं दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन है। और शक्तियों का विभाजन जो किया गया है वो आप कह सकते हैं राज्य क्षेत्र के आधार पर भी है, राज्य क्षेत्र के आधार पर। और दूसरा जो किया गया है आप बताएंगे विषय के आधार पर है, विषय मैटर्स के आधार पर है। तो दो आधार पर इन दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में जो भी संघात्मक व्यवस्था की चर्चा की गई है, तो उसमें दो तत्व हैं, एक है राज्य, दूसरा है केंद्र। राज्य में और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन है, एक है राज्य क्षेत्र के आधार पर, दूसरा
विषय के आधार पर है और इसमें 3 प्रकार के संबंध निर्धारित किए गए हैं। तो जैसे केंद्र तथा राज्य के संबंध, तो केंद्र और राज्य के जो संबंध है उसमें 3 प्रकार का संबंध है। पहला अगर पूछा जाए तो विधायी संबंध है, विधायी संबंध, ये भाग 11 में आएगा। विधायी संबंध जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव रिलेशन बोलते हैं। दूसरा जो आपका है, दूसरा अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध। और तीसरा जो आपका है, तीसरा फाइनेंशियल रिलेशन, वित्तीय संबंध, वित्तीय संबंध। तो देखिए जो विधायी संबंध है, तो विधायी संबंध आर्टिकल 245 से लेकर के 255 के बीच में है। और जो प्रशासनिक संबंध है, तो प्रशासनिक संबंध आप बताएंगे 256 से लेकर के 263 तक है। और जो वित्तीय संबंध है वो 264 से लेकर के 293 है। तो देखिए ये दोनों जो आपका है विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध, ये आपका भाग 11 में आएगा। और जो वित्तीय संबंध है, तो वित्तीय संबंध पर्टिकुलर ये किस भाग में आएगा, तो आप बताइएगा ये भाग 12 में आएगा। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि भारत में संघात्मक व्यवस्था जरूर है, लेकिन संघात्मक होते हुए भी यहाँ पर शक्तियों का विभाजन किया गया। और शक्तियों के विभाजन में जैसे वित्तीय संबंध आ जाते हैं और विधायी संबंध आ जाते हैं, प्रशासनिक संबंध आ जाते हैं और वित्तीय संबंध आ जाते हैं। तो देखिए इसको लेजिस्लेटिव रिलेशन कहते हैं, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कहते हैं और इसको फाइनेंशियल रिलेशन कहते हैं। और इसमें शक्तियों का राज्य और केंद्र के बीच में विभाजन किया गया है। फिर भी कभी कभी हमारे संविधान को जब पढ़ा जाता है, जब उस पर चिंतन किया जाता है, तो कुछ मामले में ऐसा लगता है कि संघीय व्यवस्था होने के साथ साथ एकात्मक व्यवस्था भी कुछ मामले में दिया गया है। जैसे आर्टिकल 352, 356, 360 आपातकालीन जो व्यवस्था लागू हो जाती है, तो ऐसे समय पर संसद ही राज्य या केंद्र के अंतर्गत प्रभावी भूमिका निभाना शुरू कर देती है। तो ऐसे मामले में संघात्मक होते हुए भी तो लगता है कि एकात्मक शासन है। दूसरी चीज़ ये भी है कि जहाँ पर राज्य सरकार कानून नहीं बना पाती है या जो भी राज्य सरकार कानून बनाती है, तो यदि संसद चाहे तो उस पर विशेष परिस्थितियों पर यहाँ पर कानून का निर्माण कर सकती। और जिस तरीके से राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति होती है, तो राज्यपाल जो होता है वो केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि विशेष परिस्थितियों में ऐसी कुछ स्थितियाँ आ जाती हैं कि वहाँ पर संघात्मक होते हुए भी एकात्मक शासन का प्रावधान हमारे संविधान में कुछ समय के लिए किया गया है। तो ये पहले हम लोग जो आज चर्चा करेंगे इन तीनों संबंधों में, लेजिस्लेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल रिलेशन में सबसे पहले जो चर्चा की जाएगी वो आप बताएंगे लेजिस्लेटिव रिलेशन में ही चर्चा की जाएगी। तो चलिए हम लोग विधायी संबंध पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले विधायी संबंध। विधायी संबंध, विधायी संबंध पर्टिकुलर भाग 11 में है, भाग 11 में है। और आर्टिकल इसका जो है अभी आपने पढ़ाई है 245 से लेकर के 255 तक है। तो इसमें केंद्र और राज्य के संबंध में 2 प्रकार के संबंध यहाँ पर दिखाए गए हैं विधायी संबंध। पहला है राज्य क्षेत्रों, राज्य क्षेत्रों के आधार पर विभाजन। दूसरा है
दूसरा विषयों के आधार पर विभाजन। ये दो आधार हैं जो विधायी संबंध केंद्र और राज्य के बीच में स्थापित करते हैं। तो जो राज्य क्षेत्र के आधार पर विभाजन, ये आपका जो आर्टिकल आ जाएगा 245 है, और जो विषयों के आधार पर है ये आपका आर्टिकल 246 है। तो इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो विषय के आधार पर है, लेकिन हम लोग विषय के आधार पर चर्चा करने से पहले राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, राज्य क्षेत्र के आधार पर किस तरीके से विभाजन है। राज्य क्षेत्र के आधार पर विभाजन, तो इसमें आप लोग देखते होंगे कि कानून बनाने का अधिकार भारतीय संघात्मक व्यवस्था में वो दो लोगों को है, एक संसद को है और दूसरा राज्य विधान मंडल को है। तो जब संसद कानून बनाती है तो संसद द्वारा बनाया गया जो कानून होता है वो भारत के प्रत्येक भूभाग पर लागू होता है या भारत के कुछ हिस्सों में लागू होता है। तो इसमें जैसे जो कानून है वो राज्य में ही बनाया जाएगा। तो जब संसद कानून बनाती है तो संसद द्वारा पारित कानून भारत के संपूर्ण भूभाग में लागू होता है, संपूर्ण भूभाग में लागू होगा या भारत के कुछ हिस्सों में लागू होगा। तो जो भारत की संसद कानून बनाएगी या तो वो भारत के हर एक राज्य में लागू होगा या भारत के कुछ क्षेत्रों में लागू होगा, और दूसरा जो है राज्य द्वारा कानून बनाया जाएगा। राज्य विधानमंडल कानून बनाती है, तो जब राज्य विधानमंडल लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है तो ये संपूर्ण राज्य में लागू होता है या राज्य के कुछ भागों में लागू होता है। तो देखिए, जो भारत राज्यों का संघ है तो उसमें कानून बनाने का अधिकार दो लोगों को है भारतीय भूभाग पर। एक संसद है तो संसद जो कानून बनाएगी वो पूरे हर एक राज्य में लागू होगा या भारत के कुछ क्षेत्रों में लागू होगा। ये तो संसद की बात हो गई। और जब राज्य विधानमंडल कानून बनाती है तो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून उस राज्य के संपूर्ण भाग में या उस राज्य के कुछ हिस्सों पर इसे लागू किया जाएगा। और एक और भी प्रक्रिया होती है जो किसी भी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत शामिल ना हो, जो किसी भी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं होता है या वो नया भूभाग होता है तो उसको अवशिष्ट क्षेत्र बोलते हैं। तो अवशिष्ट क्षेत्र में अर्थात 246 डी के अनुसार उस पर कानून बनाने का अधिकार किसे होता है, तो आप बताएंगे उसे अधिकार संसद को होता है। तो जैसे दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, तो इन सब पर कार्य वहाँ की राज्य सरकार या वो राज्य क्षेत्र में आता ही नहीं, वो अवशिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो किसी भी लिस्ट में ना हो, जैसे यूनियन लिस्ट है, संघ सूची या राज्य सूची है या समवर्ती सूची है, जो तीनों लिस्ट में नहीं होता है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार आर्टिकल 248 के अनुसार वो सिर्फ और सिर्फ किसको होता है, तो आप बताएंगे संसद को होता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि जो केंद्र और राज्य के विधायी संबंध है, तो विधायी संबंध में दो प्रकार है। पहला है राज्य क्षेत्र के आधार पर विभाजन। तो राज्य क्षेत्र के आधार पर विभाजन मैंने बताया कि राज्य क्षेत्र में संसद भी कानून बनाती है और उस राज्य का
राज्य विधानमंडल भी कानून बनाता है, तो संसद जो कानून बनाएगी वो पूरे भारत में लागू होगा या भारत के कुछ हिस्सों में लागू होगा। और अगर राज्य सरकार कानून बनाती है तो वो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून उस राज्य विधान क्षेत्र में ही लागू होगा या उस राज्य के कुछ हिस्से में लागू होगा। और जो किसी भी राज्य के भूभाग में नहीं आता है, जो यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आता है, अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 246D के अनुसार उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। और मैंने एक चीज और भी बताया, जो राज्य सूची या संघ सूची या समवर्ती सूची में शामिल ना हो तो आर्टिकल 248 के तहत उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। तो देखिए, पहला तो आपने पढ़ लिया राज्य क्षेत्र के आधार पर विभाजन। अब दूसरा जो आप पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है, तो दूसरा जो आपका है वो विषयों के आधार पर विभाजन। दूसरा है विषयों के आधार पर विभाजन। विषयों के आधार पर, मैटर्स के आधार पर भी शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो विषयों के आधार पर जो विभाजन किया गया है या मैटर्स के आधार पर जो विभाजन किया गया है उसके लिए 3 लिस्ट का प्रावधान है। और ये जो 3 लिस्ट हैं ये आज़ादी से पहले चल रहे हैं। आपको हमने बताया होगा भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है। अर्थात इसमें 3 लिस्ट हैं। जैसे पहला है संघ सूची, ये इंपॉर्टेंट है, संघ सूची को हम लोग यूनियन लिस्ट बोलते हैं। दूसरा है राज्य सूची और तीसरा आपका है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। तो इन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो मैटर्स हैं उसके आधार पर केंद्र और राज्य के संबंध निर्धारित किए गए हैं या इनकी शक्तियों को विभाजित किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो आइए हम लोग सबसे पहले चर्चा किस पर करते हैं, विषय के आधार पर। तो जो विषय हमने उठाया वो किस प्रकार का है, तो आप बताएंगे संघ सूची, यूनियन लिस्ट। अब आपसे पूछा जाए कि संघ सूची किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि इसके अंतर्गत अर्थात वो मामले आते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। इसके अंतर्गत वो मामले आएंगे जो राष्ट्रीय महत्व के होंगे, राष्ट्रीय महत्व वाले मामले होंगे और जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। तो जिसमें कानून सिर्फ संसद बनाए और जो राष्ट्रीय इंपॉर्टेंसी का हो तो ऐसे मामले संघ सूची के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और इसमें भारत के मूल संविधान में, जैसे मूल संविधान का मतलब 26 जनवरी 1950 का संविधान, तो भारत के मूल संविधान में टोटल इसमें 97 मैटर्स थे, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या बढ़ करके 100 हो गई है। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि संघ सूची किसे कहते हैं, तो आप तुरंत बताइएगा कि इसके अंतर्गत वो मामले आते हैं जो सीधे राष्ट्रीय महत्व के होते हैं और जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को होता है। इसमें सहमति किसकी होती है, तो राष्ट्रपति की सहमति होती है। राष्ट्रपति ही संघ सूची पर कानून का अनुमोदन कर सकता है। इसमें राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती, राज्य की भी कोई भूमिका नहीं होती है और राज्य विधानमंडल संघ सूची पर कानून बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ संसद है। तो मैंने बताया कि जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था तो उस समय 97 मैटर्स थे, लेकिन आज कितने हो गए हैं, 100 हो गए हैं। अब जैसे कौन कौन से इसमें आ जाएंगे, तो आप बताइएगा कि इसमें जैसे सुरक्षा हो गया, भारत की सुरक्षा, चाहे सुरक्षा के लिए चाहे रक्षा के मामले हो गए। इसके अलावा जैसे जनगणना हो गया और इसके अतिरिक्त जैसे भारत की नागरिकता हो गया, विदेशी व्यापार हो गया,
विदेशी व्यापार हो गया, अंतर्राष्ट्रीय समझौते हो गए, अंतर्राष्ट्रीय समझौते हो गए, प्रत्यार्पण हो गया, प्रत्यार्पण। इसके अतिरिक्त जैसे समुद्र के मामले हो गए, इसके अलावा जैसे बंदरगाह हो गया, बंदरगाह, या रेलवे हो गई, रेलवे हो गया, डाक हो गया, तार हो गया। इसके अतिरिक्त और भी इसमें कई विषय हैं, जैसे आरबीआई हो गई, आरबीआई हो गया, संचार के मामले हो गए, संचार के मामले हो गए। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो कई सारे मामले आ जाते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर से जो भी मामले होंगे वो सब संघ सूची के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी मामले आएंगे वो सारे के सारे मामले जो आएंगे आप तुरंत बताइएगा वो संघ सूची के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ संसद होती है। अब इसके बाद फिर अगला है राज्य सूची। राज्य सूची, तो देखिए अगर पूछा जाए कि राज्य सूची किसे कहते हैं तो आप बताइएगा कि इसके अंतर्गत वो मामले आते हैं जो स्थानीय महत्व के होते हैं, स्थानीय महत्व के होते हैं, स्थानीय महत्व के होते हैं, और जिन पर कानून बनाने का अधिकार, जिन पर कानून बनाने का अधिकार सामान्यतः, जनरली समानता शब्द का प्रयोग इसलिए हमने किया है कि ये इनका अंतिम अधिकार नहीं है, इस पर कुछ परिस्थितियों में संसद भी कानून बना सकती है। तो समानता, इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधान मंडल को है, राज्य विधान मंडल को है। और इसमें जैसे भारत के मूल संविधान में, भारत के मूल संविधान में कितने विषय थे तो आप बताएंगे कि इसमें 61 विषय थे, 61 नहीं 66 विषय थे, 66 विषय थे। लेकिन वर्तमान में इसके कुछ विषय हट गए हैं, अब वर्तमान में इसकी संख्या जो हो गई है 61 हो गई है। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य सूची के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं तो आप बताइएगा कि इसके अंतर्गत वो मामले आएंगे जो स्थानीय महत्व के होंगे और जिस पर सामान्यतः कानून राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है। भारत के मूल संविधान में इसमें 66 मैटर्स थे, लेकिन आज इसमें विषयों की संख्या 61 हो गई है। अब जैसे कौन कौन से मामले आएंगे तो आप बताएंगे कि जैसे इसमें व्यापार हो गया, व्यापारिक मामले हो गए, कृषि हो गया, भूराजस्व हो गया, या जिसको हम लोग लगान बोलते हैं, लगान हो गया, या जैसे स्वास्थ्य का मामला हो गया। इसके अलावा लोक व्यवस्था हो गई, लोक व्यवस्था हो गया, जेल हो गया, पुलिस हो गई, पुलिस प्रशासन हो गया। इसके अतिरिक्त जैसे बिजली का बिल हो गया, बिजली इसमें नहीं आएगा लेकिन बिजली का बिल इसमें आएगा, बिजली आ जाएगी समवर्ती में, लेकिन जो बिल होता है वो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसमें गैस भी आ जाएगा, गैस है, स्थानीय स्वशासन भी आ जाएगा, स्थानीय स्वशासन आ जाएगा। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्वशासन के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो इसमें जैसे सट्टा भी आ जाता है राज्य सूची के अंतर्गत, और
राज्य लोक सेवा आयोग भी आ जाएगा, राज्य लोक सेवा आयोग भी राज्य सूची के विषय में आता है। और सिंचाई व्यवस्था, तो सिंचाई व्यवस्था भी राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे। तो देखिए इसमें वर्तमान में 61 विषय है और 61 विषयों में जैसे पुलिस है, जेल है, भूमि है, गैस है, स्थानीय स्वशासन है जिसे हम लोग पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, सट्टा है, राज्य लोक सेवा आयोग है, बिजली का बिल है, लगान है, व्यापार है, सिंचाई की व्यवस्था है, ये सारे के सारे राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत आते हैं। और इस पर सामान्यतः जो कानून बनाया जाता है वो आप बताएंगे राज्य विधानमंडल के द्वारा। और इसमें विषय जो वो आते हैं जो स्थानीय महत्व के होते हैं। और अब उसके बाद अगली जो सूची है, तो अगली जो सूची है आप बताएंगे कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो देखिए इसमें वह मामले आएंगे जो महत्वपूर्ण मामले होते हैं, जो कभी कभी संघ के लिए भी जुड़ सकते हैं, जो स्थानीय महत्व के भी होते हैं। अर्थात अगर इसमें कानून बनाना हो तो समवर्ती सूची के अंतर्गत कानून, वैसे संसद भी बना सकती है। इसके लिए दो जिम्मेदार हैं, संसद भी जिम्मेदार है और आप बताएंगे राज्य विधानमंडल भी जिम्मेदार है। राज्य विधान मंडल जिम्मेदार है, दोनों जिम्मेदार हैं, संसद और राज्य विधानमंडल। तो ध्यान दीजिएगा समानता जो इस पर कानून बनाया जाता है समवर्ती सूची पर, वो राज्य विधानमंडल ही बनाती है। लेकिन अगर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संसद को स्वीकार नहीं है तो वरीयता किसको दी जाएगी? तो वरीयता संसद के बनाए गए कानून को दी जाएगी, क्योंकि संसद पहले है, राज्य विधानमंडल बाद में। तो आपसे पूछा जाए कि समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं, तो आप बताइएगा कि इसके अंतर्गत अति महत्वपूर्ण विषय आते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल और संसद दोनों को है। और इसमें जनरली जो कानून बनाया जाता है वो राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन अगर संसद को इनके कानून से कोई समस्या है तो इस पर कानून संसद भी बना सकती है। तो कोई समस्या अगर होती है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। अब भारत के मूल संविधान में इसमें कुल संख्या जो थी विषयों की समवर्ती सूची की 47 थी, लेकिन आज इसमें विषयों की संख्या कितनी हो गई है? 52 हो गई है। तो जैसे इसमें क्या क्या विषय आएंगे, तो आप बताएंगे कि इसमें समवर्ती सूची में जैसे 52 विषयों में से मैंने बताया कि 52 विषय हो गए हैं। अब 52 विषय में से जैसे सबसे पहले मान लीजिए सामाजिक और आर्थिक योजना, सामाजिक और आर्थिक योजना हो गया। इसमें विवाह और विवाह विच्छेद हो गया, जिसको तलाक कहते हैं, विवाह विच्छेद हो गया। इसके अलावा जन्म तथा मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, पंजीकरण हो गया। इसके अलावा उत्तराधिकार का नियम हो गया, उत्तराधिकार के नियम, उत्तराधिकार का नियम हो गया। इसमें बाट और माप भी हो गया। इसमें राष्ट्रीय प्रेस भी हो गया, राष्ट्रीय प्रेस, और राष्ट्रीय प्रेस के साथ साथ अखबार हो गया, अखबार साहित्य हो गया। तो ये समवर्ती सूची के विषय हो गए। इसमें जैसे वन हो गया, वन, वन्य जीव, शिक्षा, हालांकि इसको बाद में जोड़ा गया 42वें
संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में पहले राज्य सूची में था, बाद में इन सबको अमेंडमेंट के द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। बिजली की जो व्यवस्था है, तो बिजली की व्यवस्था ध्यान दीजिएगा, जो बिजली है वो समवर्ती सूची में, लेकिन जो बिजली का बिल है वो आप बताएंगे राज्य सूची में है। इसके अलावा जैसे और भी विषय इसमें शामिल किए गए हैं, तो ये सब आप बताएंगे समवर्ती सूची से जुड़े हुए विषय हैं। अब इसमें संघ सूची हो गया, समवर्ती सूची हो गया और राज्य सूची हो गया। अब इसके अतिरिक्त मैंने अभी आपसे चर्चा किया था कि राज्य सूची में समानता कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि जब राज्य सूची के विषय पर संसद भी कानून बना सकती है। तो देखिए, राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून का निर्माण। तो देखिए वो कौन कौन से मामले होते हैं जब राज्य सूची के विषय पर संसद कानून का निर्माण करती है। तो जैसे पहला है राष्ट्रीय महत्व के विषय पर ये 249 है, तो 249 में। और दूसरा है आपातकाल में ये आप बताएंगे 250 है। इसके अलावा तीसरा है राज्यों की सहमति से ये 252 है। और अंतर्राष्ट्रीय समझौते समझौता के समय ये आर्टिकल 253 है। इसके अलावा जैसे राज्य में संवैधानिक विफलता पर 356 और अवशिष्ट विषय पर ये आप बताएंगे 246 डी में है। ठीक, तो ऐसे 249, 250, 252, 253, 356, 246 डी, ये सब ऐसे मामले हैं कि भले ही वो राज्य सूची के अंतर्गत कानून आता हो, लेकिन ऐसी परिस्थितियों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को हो जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं राष्ट्रीय महत्व के विषय के लिए। जैसे आर्टिकल 249, तो 249 में क्या कहा गया है कि यदि राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का उसे घोषित करना है, तो राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके और उस पर कानून राज्यसभा के द्वारा बनाया जाएगा। और राज्यसभा संसद का ही अंश है। तो जैसे मान लीजिए राज्य सूची में ये जो पुलिस का मामला है, तो पुलिस हो गया या जेल हो गया, तो ये राज्य सूची के विषय है, जेल प्रशासन और पुलिस। अब इसमें से
केंद्र सरकार को लगता है कि राज्य की पुलिस मनमानी करती है या ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो तुरंत ये जो पुलिस का मामला है इस समय राज्य सूची के में जुड़ा हुआ है। अब इस पुलिस को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया, और राष्ट्रीय महत्व का किसने घोषित कर दिया? संसद ने कर दिया। जैसे ही राष्ट्रीय महत्व का इसे घोषित कर दिया जाएगा तब उस पर बिल राज्यसभा में लाया जाएगा, और राज्यसभा में ला करके उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के आधार पर एक वर्ष के लिए वह राज्य सूची का विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे हो जाएगा? संसद को हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 249 क्या कहता है, तो आप बताइएगा कि 249 के अंतर्गत राज्य सूची का कोई भी विषय यदि संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रीय महत्व का अगर ये घोषित हो गया है तो उसके लिए बिल राज्यसभा में लाया जाएगा, और राज्यसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य 2/3 बहुमत से अगर इस पर बिल पारित कर देते हैं तो वह राज्य सूची का विषय जो राष्ट्रीय महत्व का घोषित हुआ है तो एक वर्ष के लिए उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को हो जाता है। और मान लीजिए अगर एक वर्ष पूरे हो गए तो एक वर्ष के बाद फिर 2/3 तत्कालीन सदस्य के, तो 2/3 सदस्य उसको एक वर्ष के लिए क्या करेंगे? एक वर्ष के लिए बढ़ाते रहेंगे, और यदि 2/3 सदस्य चाहें तो राज्यसभा में उसको 6 माह के बाद क्या कर सकते हैं? वापस भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि राज्य सूची का कोई भी ऐसा विषय यदि संसद को लगता है कि वो राष्ट्रीय स्तर का विषय है तो उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देंगे, और फिर राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके राज्यसभा में 2/3 बहुमत के द्वारा तत्कालीन सदस्यों के एक वर्ष के लिए उसको बढ़ा दिया जाएगा। फिर 2/3 अगर चाहेंगे तो एक वर्ष के लिए उसे बढ़ाते रहेंगे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय महत्व का जो विषय घोषित किया जाता है वो किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आप बताएंगे 249 में दिया गया है। अब उसके बाद है राष्ट्रीय आपात के समय। तो राष्ट्रीय आपात के समय संसद जो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है वो आर्टिकल 250 के अंतर्गत है। जैसे जब देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो जाता है तो राष्ट्रीय आपात लागू हो जाने के बाद जो राज्य विधानमंडल का कानून है तो वो कानून संसद पर निर्भर करता है। तो संसद अगर चाहे तो उस राज्य के कानून को समाप्त भी कर सकती है और अपने नए कानून को जारी भी कर सकती है। तो कहने का मतलब है कि 250 के अनुसार संसद राज्य के विषयों पर कानून यदि बनाना चाहे तो बना सकती है, अर्थात राष्ट्रीय आपात में सब कुछ संसद के हाथ में आ जाता है, और जब राष्ट्रीय आपात खत्म हो जाएगा तो संसद का बनाया गया जो कानून है वो 6 माह के अंतर्गत 6 माह के बाद समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून का निर्माण कर सकती है तो आप बताएंगे कि राष्ट्रीय महत्व तो हो ही गया है। अब राष्ट्रीय आपात में क्या होगा, तो राज्य के जो भी विषय है या उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद पर आ जाता है, और संसद उसको चाहे तो राज्य विधानमंडल के कानून को ही आगे बढ़ा दे और चाहे तो फिर उस पर संसद नया कानून बना सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपात के समय राज्य के विषय पर राज्य का कानून समाप्त नहीं होता है, बल्कि वो किसके इच्छा पर आधारित हो जाता है, संसद पर आधारित होता है। तो संसद चाहे उसी कानून को जारी कर दे या संसद चाहे तो नया कानून स्वयं बना सकती है, और यदि संसद कानून बनाती है तो राष्ट्रीय आपात यदि समाप्त हो जाता है तो 6 महीने के अंदर संसद द्वारा बनाया गया कानून समाप्त हो जाएगा। फिर वो किसका कानून मान्य होगा, तो आप बताइएगा राज्य विधान मंडल का कानून मान्य होगा। अब अगला जो आर्टिकल है 252, राज्यों की सहमति पर और राज्यों की सहमति पर जो कानून बनाए जाते हैं
वो आर्टिकल 253 में है। तो 53 में कहा गया है कि राज्य यदि चाहें तो दो या दो से अधिक राज्य आपसी सहमति से कानून का निर्माण करने के लिए संसद से अनुमोदन कर सकती हैं। तो जैसे मान लीजिए बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया या झारखंड हो गया, इन्हें लगता है कि भारत में, इनके राज्यों में, भारत नहीं बल्कि जैसे मैंने बताया बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश को यदि लगता है कि मेरे राज्य लोक सेवा व्यवस्था के लिए यूपीएससी परीक्षा कराए, तो फिर ये लोग यहाँ से विधानमंडल से पारित करा देंगे और पारित करा करके संसद के पास भेज देंगे। तो उस पर कानून बनाने का अधिकार, परीक्षा कराने का अधिकार किसे हो जाएगा? संसद के कानून को हो जाएगा और संसद यूपीएससी से चाहे तो परीक्षा करा सकती है। तो कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक राज्य आपसी सहमति से और अपने राज्य विधानमंडल से कानून बना करके संसद को अनुमोदन के लिए भेज दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। ऐसा अभी तक कई बार हुआ है। जैसे पहली बार 1955 के आसपास कानून बनाया गया था, 5 राज्यों ने आपसी सहमति से कानून बनाया था। फिर उसके बाद 8 राज्यों ने मिल करके अपने लिए कानून का निर्माण करने के लिए संसद को दिया था। तो दो या दो से अधिक राज्य यदि चाहे तो आपस में संयुक्त रूप से कानून बनाने के लिए संसद से अनुमोदन कर सकते हैं और संसद उनके लिए कानून बना सकती है। और बाद में अगर कोई राज्य अलग होना चाहे उस नियम से तो राज्य वो अलग भी हो सकता है। और अगला है ये तो 252 की बात है, 53 नहीं है, 252 की बात है। अब उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अंतर्राष्ट्रीय समझौते 253 में है। तो जैसे इसमें कहा गया है कि संसद राज्य के बिना सहमति के अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता कर सकती है। तो जैसे मान लीजिए हमारे बहुत सारे राज्य हैं, जैसे पश्चिम बंगाल को लीजिए, तो पश्चिम बंगाल की जो भौगोलिक सीमा है वो बांग्लादेश को टच करती है। या जैसे मान लीजिए असम है तो असम भी बांग्लादेश को टच करता है। या जम्मू कश्मीर को ले लीजिए, पाकिस्तान को टच करता है। या राजस्थान को ले लीजिए, वो भी पाकिस्तान को टच करता है। तो मान लीजिए राजस्थान और पाकिस्तान के बॉर्डर में अगर कोई समस्या है, उस पर कानून अगर बनाना है तो राजस्थान के बगैर सहमति के संसद उस पर कानून बना सकती है। या मान लीजिए भारत का प्रधानमंत्री एक बांग्लादेश के प्रमुख से कोई समझौता करना चाहता है तो उसमें बंगाल के मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं होगी। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के बगैर सहमति के बांग्लादेश जैसे मामले पर कानून बनाने का अधिकार संसद के हाथ में हो जाता है, उसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं होती है। तो आर्टिकल 253 ये कहता है कि संसद यदि चाहे तो बगैर राज्य की सहमति के राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बना सकती है। इसलिए कानून बना सकती है बगैर सहमति के, क्योंकि ये मामला जो है राष्ट्रीय स्तर का नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। तो जैसे अभी तक मैंने बताया कि राज्य सूची के विषय पर संसद कब कब कानून बना सकती है, तो 249 में बताया राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके 2/3 बहुमत से राज्यसभा में 1 वर्ष के लिए कानून बन जाएगा। फिर हमने बताया 252 में जब राष्ट्रीय आपात लागू हो जाता है तो राष्ट्रीय आपात के समय संसद का कानून मान्य होगा, राज्य विधानमंडल का कानून मान्य नहीं होगा। यदि संसद
चाहता है कि राज्य के एक कानून चलाए जाए तो उस पर कोई प्रकार की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और हमने ये भी बताया कि 2 या 2 से अधिक राज्य आपसी सहमति से यदि वो चाहे विधानमंडल में अपने बिल को पारित करा करके और संसद से कानून बनाने का अनुमोदन कर सकती है और संसद उनके लिए कानून का निर्माण कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते में 253 में दिया गया है, संसद राज्य के बिना सहमति के अंतर्राष्ट्रीय समझौता कर सकती है, चाहे वो विषय राज्य सूची का ही क्यों ना हो। अब अगला है 356 राज्य आपात के समय, राज्य आपात के समय। तो देखिए राज्य आपात को हम लोग आर्टिकल 356 में, आर्टिकल 356 से जोड़े हैं और इसमें राज्य आपात में 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति शासन, और पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो पहली बार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था सबसे अधिक समय के लिए। तो सबसे अधिक समय के लिए आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। और सबसे अधिक बार अगर पूछा जाए सर्वाधिक बार, तो सर्वाधिक बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है, यूपी में हुआ है और लगभग 10 बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो देखिए इसमें 356 कहता है, 356 में कहा गया है कि यदि राज्य का शासन संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, अर्थात राज्य विधानमंडल संवैधानिक रूप से विफल हो जाता है, तो राज्यपाल जो राज्य का होता है वो राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। और जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति शासन के रूप में संचालन करता है। तो ऐसे समय पर राष्ट्रपति शासन के समय पर संसद कानून का निर्माण कर सकती है और संसद जो कानून का निर्माण करेगी वो राष्ट्रपति शासन के लागू होने के 6 माह के बाद, जब तक राष्ट्रपति शासन लागू है तब तक संसद का कानून चलेगा और जैसे ही राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाएगा तो 6 माह के अंदर संसद द्वारा बनाया गया कानून रद्द हो जाएगा। तो 356 ये कहता है कि जब राजतंत्र विफल हो जाता है, संवैधानिक गतिविधियां जब विफल हो जाती है तो ऐसे समय पर राज्यपाल राष्ट्रपति की सिफारिश, शासन की सिफारिश कर सकता है और फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो राज्य में शासन केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल के द्वारा संचालित किया जाएगा और ऐसे समय पर राज्य सूची के विषय पर पूरा अधिकार संसद का हो जाएगा। और जैसे ही राष्ट्रपति शासन समाप्त होगा तो समाप्त होने के 6 माह के अंदर संसद द्वारा बनाया गया कानून निरस्त हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे अवशिष्ट विषयों पर कानून अगर बनाना हो गया तो अवशिष्ट विषय जो लिया गया है, मैंने बताया था कनाडा के संविधान से है, कनाडा के संविधान से जोड़ा गया है, लिया गया है। तो इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि वो विषय आएंगे जो किसी राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं होंगे। तो जो किसी भी राज्य क्षेत्र के भूभाग के अंतर्गत नहीं होता है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को हो जाता है। और संसद अवशिष्ट विषयों पर कानून जो बनाती है 246 डी के अनुसार कानून बना सकती है। तो जैसे इसमें यूनियन टेरिटरी के प्रदेश आ गए, जैसे मान लीजिए दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, पुदुचेरी जिसे कहते हैं, लक्षद्वीप हो गया, चंडीगढ़ हो गया, जितने भी यूनियन टेरिटरी के क्षेत्र हैं ये सब अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं और इस पर कानून बनाने का अधिकार
संसद को हो जाता है। तो ये यहाँ पर सीधे शासन राष्ट्रपति से जुड़ जाता है। और मैंने बताया था कि आर्टिकल 248 तो 248 मैंने यही कहा था कि इसके अंतर्गत वो विषय आएंगे जो ना तो संघ सूची में होंगे, ना तो राज्य सूची में होंगे, ना ही समवर्ती सूची में होंगे। जो तीनों लिस्ट में नहीं होते हैं तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को हो जाता है और संसद ही उस पर कानून बना सकता है, बाकी राज्य विधानमंडल को उस पर कानून बनाने का अधिकार नहीं होता है। तो जो मैंने आज बताया था विधायी संबंध में, तो विधायी संबंध में दो प्रकार के मामले आते हैं। एक मैंने बताया था राज्य क्षेत्र के अंतर्गत विभाजन है, तो राज्य क्षेत्र में कानून संसद भी बनाती है और राज्य विधानमंडल भी बनाती है। तो राज्य विधानमंडल जब बनाएगी तो केवल राज्य में पूरे राज्य लागू होगा या राज्य के कुछ हिस्से में लागू होगा, और जब संसद कानून बनाएगी तो पूरे भारत के भूभाग में लागू होगा या भारत के कुछ क्षेत्रों में लागू होगा। और मैंने ये भी बताया था कि जो किसी भी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है तो उस पर कानून संसद के द्वारा बनाया जाएगा। तो विधायी संबंध एक राज्य के आधार पर है, दूसरा मैंने बताया था मैटर्स के आधार पर है, विषय के आधार पर शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो विषय के आधार पर जो शक्तियों का विभाजन किया गया है उसमें मैंने अभी बताया संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तो ठीक आज के लिए इतना ही। और जैसे आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो या सुझाव देना हो या लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप वहां पर जा करके देख सकते हैं। जय हिंद।